हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़नी है, आपके सिलेबस में हैं। फर्स्ट इज़ वैक्सीन, सेकंड इज़ टॉक्सॉइड्स एंड थर्ड इज़ सिरा या एंटी सिरा। तो इन तीनों के बारे में हमने पढ़ना है वन बाय वन कि ये तीनों क्या होती हैं और इन तीनों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज़ अ पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की पावर होती है कि किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट लड़ाई करने की। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो हम किसी भी डिजीज़ से इजीली लड़ सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर वीक है तो हमें इजीली कोई भी डिजीज़ हो सकती है, हम उसके अगेंस्ट लड़ नहीं सकते एंटीजन्स के अगेंस्ट। एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकता है। मतलब ऐसा कोई भी एजेंट, ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया ही हो, वायरस भी हो सकता है, कोई भी पैथोजेंस हो सकते हैं। कोई भी ऐसा मतलब सब्सटेंस या ऐसा कंपाउंड जो क्या कर रहा है हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करने की पावर रखता है, उसे हम बोलते हैं एंटीजन। तो ये जब एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो ये हमारी बॉडी के सेल्स को इफ़ेक्ट करता है और हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है। डिजीज़ के अलावा इन्फेक्शन भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है। तो एलर्जी और इन्फेक्शन इतने ज़्यादा रेंज में हो सकते हैं कि उससे डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इसलिए उनको ठीक करने के लिए हमें क्या है, अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी पावर 2 टाइप की होती है। जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो 2 टाइप्स का रहेगा। ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा सब्जेक्ट जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बट आपको इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट पढ़ने से पहले पढ़ना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। तो इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप का रहेगा। फर्स्ट इज़ इन्नेट एंड सेकंड इज़ एक्वायर्ड। इन्नेट जो है वो 2 टाइप की होगी। इन्नेट के अंदर आएगा जैसे कि एक्टिव एंड आर्टिफिशियल 2 टाइप की होगी इन्नेट। तो इन्नेट जो है इसके अंदर आएगा एज और रेसेस, सेक्स। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये आएगा इन्नेट के अंदर। तो इन्नेट होता क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स कि हमारी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करे किसी भी एंटीजन को लेकर या किसी भी डिजीज़ को लेकर। तो जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है तो वो 2 टाइप का रिस्पॉन्स करेगी, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी इनबिल्ट इम्यूनिटी क्रिएट करती है। मतलब हमारी बॉडी बिना कोई मेडिसिन लिए, बिना कोई वैक्सीन या बिना कोई सिरा, एंटी सिरा, टॉक्सॉइड्स लिए अपने आप हमारी बॉडी बचा रही है डिजीज़ होने से। तो उसके अंदर एज भी आती है, रेसिस भी आता है और जेंडर भी आता है। एज का मीन्स कि कुछ एक डिजीज़ है जो सिर्फ चिल्ड्रंस को ही होती हैं, बड़ी एज में नहीं होती, या कुछ एक डिजीज़ है जो एडल्ट्स को ही होती हैं, चिल्ड्रंस को नहीं होती। तो वो हो गया एज। और इन्नेट के अंदर और भी आएगा जैसे कि जो फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकेंड लाइन डिफेंस, 2 टाइप के डिफेंस करती है हमारी बॉडी डिजीज़ से। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर तो आएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी बचा रही है डिजीज़ होने से। सबसे पहले तो स्किन। हमारी स्किन क्या है? हमारी बॉडी की कवरिंग है, आउटर कवरिंग है जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को या ब्लड को या वेन्स को, कैपिलरीज को बचा रही है बाहर के डस्ट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये क्या है? हमारी जो स्किन है ये क्या है? फर्स्ट लाइन डिफेंस है जो हमें डिजीज़ होने से बचाती है। डायरेक्टली कोई भी एटमॉस्फेरिक पैथोजेंस या एंटीजेंस हमारी बॉडी पे अटैक नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्किन। हमारी स्किन जो होती है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस में आएगी। सेकेंड, हमारी अगर स्किन को क्रॉस करके किसी भी बॉडी कैविटी के थ्रू अगर कोई एंटीजन अंदर एंटर हो जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक हमारे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म माउथ से चला गया खाने के साथ या पानी के साथ, या फिर इनहेल करते हैं तो नोज़ से कुछ चला गया लंग्स में, या फिर कोई भी बॉडी कैविटी से कोई भी अगर पैथोजन एंटर हो जाता है तो सेकेंड लाइन डिफेंस काम करेगा। सेकेंड लाइन डिफेंस कैसे काम करेगा? जैसे कि नोज़ के अंदर हेयर होते हैं, सीलिया होता है, वो हमारे पैथोजेंस को अंदर जाने से बचाएगा नोज़ में।
नोज़ के अंदर तो एंटर हो गया बैक्टीरिया, बट वो लंग्स में जाने से कौन बचाएगा? सीलिया बचाएगा। सीलिया क्या होता है? नोज़ के ईयर के हेयर्स होते हैं, जो नोज़ में और ईयर में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उसको हम सीलिया बोलते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है मूवमेंट करना और पैथोजेंस को या बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकना। तो ये क्या करेंगे? ये सेकेंड लाइन डिफेंस का काम करेंगे। उसके बाद भी अगर बैक्टीरिया अंदर चला जाता है तो सबसे पहली चीज़ क्या है? स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है। ये HCl क्या है? एसिड है। ये एसिड क्या करेगा? अगर कोई बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन अंदर एंटर हो चुका है स्टमक में, तो एंटर होने के बाद HCl क्या करेगा? उस बैक्टीरिया या फिर उस पैथोजन को मारेगा। तो ये क्या है? सेकेंड लाइन डिफेंस है। तो ये दोनों काम जो है ये कौन कर रहा है? इनेट इम्यूनिटी कर रही है, जो अपने आप इनबिल्ट इम्यूनिटी हमारे अंदर भगवान ने डाल के भेजी है कि हम खुद क्या है? डिजीज़ से बच सकते हैं, या फिर खुद अपने अंदर इतनी पावर है हमारी बॉडी के अंदर कि हम डिजीज़ होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये तो हो गया इनेट। अब इनेट कब काम नहीं करेगी? जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, कोई मान लो वीकनेस आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उन केसेस के अंदर जो हमारे इम्यून सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। और इम्यून सिस्टम वीक होने का एक और कारण है डिप्रेशन, स्ट्रेस। ये अगर किसी को बहुत ज़्यादा लेवल पे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो उनकी भी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी वीक होने के कारण इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो पाता। इम्यून रिस्पॉन्स अगर नहीं होगा इनेट का, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें देनी पड़ेगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव के अंदर तो आएगा कि ये वो वाली एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाहर से देते हैं। इनेट तो वो जो हमारी बॉडी में इनबिल्ट इम्यूनिटी है, खुद से पावर है हमारी बॉडी के अंदर बचाने की डिजीज़ से। बट अगर ये काम नहीं कर रही है तो एक्वायर्ड हमें बाहर से देनी पड़ेगी। एक्वायर्ड के अंदर एक्टिव और पैसिव 2 टाइप हैं। एक्टिव के अंदर वो वाली इम्यूनिटी जो हमें नेचुरली मतलब हमें नेचर से गेन हो रही है, कि जैसे कि अगर कोई इन्फेंट चिल्ड्रन है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो जो मदर से उनको मिल्क मिल रहा है, तो उस जो मदर का मिल्क है उस मिल्क के अंदर ही बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडी ए होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो वो एंटीबॉडी जो मदर के मिल्क से इन्फेंट में आ रहे हैं, तो वो इन्फेंट को क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रन को 1 to 5 ईयर्स तक उसको डिजीज़ से बचा के रखते हैं। बट उसके अंदर ज़्यादा पावर नहीं होती कि वो सारी ज़िंदगी बचा के रखें, बट एटलीस्ट 1 to 5 ईयर्स तक वो चिल्ड्रन को डिजीज़ से बचा के रखती है इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मदर से मिल रही है चिल्ड्रन को। तो वो तो आएगी एक्टिव के अंदर, जो मदर टू चिल्ड्रन ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम मिल्क। इसके अलावा मदर से चिल्ड्रन में और कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है? प्लेजेंटा से। हाँ, तो हम एक्वायर्ड की बात कर रहे थे, एक्वायर्ड में हम एक्टिव की बात कर रहे थे। तो एक्टिव के अंदर जो है मदर से चिल्ड्रन में 2 टाइप से ट्रांसफ़र हो सकती है, फ्रॉम मिल्क और दूसरा प्लेजेंटा। जब मदर वॉर्म के अंदर जब चाइल्ड होता है, मतलब कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी, तो जो मदर के अंदर जो चाइल्ड होगा वो किससे जुड़ा होगा? प्लेजेंटा से अटैच होगा। तो जो प्लेजेंटा है उससे क्या जाता है? उससे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए। तो जब इन्फेंट की ग्रोथ होती है वॉर्म के अंदर, तो वो जो ग्रोथ होती है वो प्लेजेंटा से न्यूट्रिएंट्स जाने की वजह से होती है। तो मदर अगर अच्छा मतलब कि इम्यून सिस्टम अगर मदर का स्ट्रॉन्ग है, तो वो प्लेजेंटा के थ्रू चिल्ड्रन के अंदर भी एंटीबॉडीज़ जाएंगी और जो इम्यून मतलब कि इम्यून पावर है वो चिल्ड्रन का भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये भी आएगा एक्टिव के अंदर। अब हम बात करते हैं पैसिव की। पैसिव वो वाली इम्यूनिटी जो हम आर्टिफिशियली बाहर से देते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल भी बोलेंगे। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो हम बाहर से देंगे, मतलब कि जैसे कि हम क्या दे सकते हैं? टॉक्सॉइड्स दे सकते हैं, और इसके अलावा हम एंटी सीरम दे सकते हैं, जो हमने डिटेल में पढ़ने हैं दोनों टॉपिक। और इसके अंदर भी हम एक्टिव के अंदर क्या कर सकते हैं? वैक्सीन्स दे सकते हैं। वैक्सीन देने से क्या होगा? वैक्सीन क्या होती है वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैक्सीन देने से भी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। मतलब वैक्सीन देने के बाद जो हमारी बॉडी है वो स्टिमुलेट होगी, अपने आप मतलब वर्क करेगी अपने सेल्स के ऊपर, और अपने आप ही एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो वो भी आएगा एक्टिव के अंदर। क्यों? क्योंकि लिए हमारी बॉडी खुद सेल्स को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज़ बना रही है, बाहर से नहीं ले रही है। तो इसमें आएगा वैक्सीन्स। पैसिव के अंदर हम आर्टिफिशियली बाहर से दे रहे हैं एंटीबॉडीज़, तो हम एंटीबॉडीज़ देंगे तो वो टॉक्सॉइड्स और एंटी सीरम की फॉर्म में देंगे। तो ये हमने अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है।
मतलब कि हमने पहले इम्यूनिटी पढ़ा, इम्यूनिटी क्या होती है, फिर हमने इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ा। इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप का होता है, हमने वो पढ़ा इनेट और एक्वायर्ड, कि हमारी बॉडी में कोई भी मतलब एंटीजन एंटर कर रहा है तो उसे लड़ने के लिए हमें पावर चाहिए, एंटीबॉडीज़ चाहिए। तो वो एंटीबॉडीज़ या तो हम खुद बचाएंगे अपनी बॉडी को, नहीं बच रही है अगर हमसे तो हम एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, वैक्सीन लेंगे। अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है, वैक्सीन से अगर एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लग रहा है या वीक है अभी भी एंटीबॉडी नहीं बन पा रही, तो हम बाहर से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ लेंगे। तो अब हमने 3 टॉपिक कौन से पढ़ने हैं आपके इस चैप्टर में, हमने पढ़ना है वैक्सीन, टॉक्सॉइड्स और एंटी सीरम। अब आपको समझ में आ गया कि ये तीनों किसके पार्ट है, ये पार्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, जिसमें पैसिव का पार्ट है टॉक्सॉइड और एंटी सीरम और एक्टिव का पार्ट है वैक्सीन्स। अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे वैक्सीन से। वैक्सीन्स जो है ये 2 टाइप की हो सकती हैं, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। तो हम 2 टाइप की वैक्सीन बना सकते हैं, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होता है ये। एटीन्यूएटेड मीन्स कि हम जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिंदा बैक्टीरिया या जिंदा वायरस को हम क्या कर रहे हैं कि उसकी पावर को कम करके वैक्सीन बना के पेशेंट के अंदर दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? एटीन्यूएटेड का मीन्स कि हम उसकी पावर इतनी कम कर देंगे कि वो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा पेशेंट के अंदर, बट उसके अंदर पावर जनरेट कर देगा कि वो सेल्स को एक्टिवेट करे, इसके अगेंस्ट क्या करें, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएं। ये पर्टिकुलर एक ही डिजीज़ के लिए होगी, स्पेसिफिक एक डिजीज़ के लिए। मतलब कि जो हम वैक्सीन्स बनाते हैं ये स्पेसिफिकली होगी, मतलब कि पर्टिकुलर एक डिजीज़ के लिए हम वैक्सीन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने टीबी की वैक्सीन दी तो वो सारी डिजीज़ से बचा लेगा बॉडी को, ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ टीबी से बचाएगा बॉडी को। तो हम इसमें पर्टिकुलर एक, मान लो कि हमने टीबी की वैक्सीन दी तो ये क्या करेगा, टीबी के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनाएगा। मतलब हमने टीबी का जो माइक्रो बैक्टीरिया है, टीबी का जो बैक्टीरिया उसको हम जिंदा देंगे पेशेंट के अंदर, बट उसको हम इतनी उसकी पावर कम कर देंगे डिजीज़ कॉजिंग की कि वो टीबी कॉज नहीं करेगा पेशेंट के अंदर, बट पेशेंट के अंदर एंटर होने के बाद सेल्स को एक्टिवेट कर देगा कि टीबी का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है बॉडी में। तो जब बॉडी की सेल्स को पता लगेगा तो वो एक्टिवेट होंगी, बी सेल एक्टिवेट होंगी, बी सेल के बाद टी सेल एक्टिवेट होंगी और फिर वो क्या करेंगी, वो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए वर्क करेंगी और टीबी की एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी बॉडी में। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक के लिए काम करेगा। अब लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का सिर्फ सिंगल एग्जांपल है बीसीजी वैक्सीन, जो कि टीबी के लिए होती है। तो टीबी के लिए हम जो वैक्सीन देंगे वो लाइव वैक्सीन देंगे, बाकी सारी वैक्सीन को हम क्या करेंगे, किल करके देंगे। तो इसका एक ही एग्जांपल है, सिंगल एग्जांपल, बीसीजी वैक्सीन। ये वैक्सीन हम टीबी के लिए बनाते हैं, टीबी के लिए हम लाइव बैक्टीरिया देते हैं टीबी का। अब हम बात करेंगे किल्ड वैक्सीन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हम बहुत सारी कॉलेरा वैक्सीन बनाते हैं, इसके अलावा पर्ट्यूसिस वैक्सीन बनाते हैं, पोलियो वैक्सीन बनाते हैं, पर्ट्यूसिस हो गया, चिकन पॉक्स वैक्सीन हो गई। और वैक्सीन जो होती हैं ये भी हम अलग अलग बना सकते हैं, बैक्टीरिया की अलग बना सकते हैं जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन। वायरस की वैक्सीन हम अलग बना सकते हैं जिसे हम बोलते हैं वायरल वैक्सीन। तो हम अलग अलग बना सकते हैं। यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बीसीजी बैक्टीरिया है, कोलेरा बैक्टीरिया है, पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वैक्सीन कैसे बनता है, तो वैक्सीन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि वैक्सीन काम कैसे करता है। वैक्सीन वो एजेंट्स होते हैं या फिर वो सब्सटेंस होता है जो क्या करेगा, जो बॉडी में जाकर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करेगा। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा कि कोई ना कोई, मतलब कि वैक्सीन आई है, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है, तो एक्टिवेट करेगा और स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने के बाद जो बी सेल्स होंगी बॉडी की वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगी। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन जाकर डिजीज़ को मारती है, वैक्सीन कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है। वैक्सीन सिर्फ एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
मतलब कि हम उसे किल करके भी दे सकते हैं, लाइव भी दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं हम, जिसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर जाके जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगी, इम्यून सिस्टम को पता लगेगा कि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है। बॉडी की सेल्स उसे रिकॉग्नाइज करेंगी, रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको पता लगेगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, टीबी का है, कोलेरा का है। तो उसके अगेंस्ट क्या है, जो बी सेल्स हैं बॉडी की, ब्लड के अंदर बी सेल्स होती हैं, वो बी सेल्स क्या करेंगी, सभी की सभी एंटीबॉडी बनाने के काम में लग जाएंगी, और वो उसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाएंगी जो बैक्टीरिया हमने दिया है। इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी, और फिर वो एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाएंगी बॉडी में, और वो मेमोरी सेल्स भी बनाती है लंबे समय तक। अगर कोई टीबी का बैक्टीरिया अंदर एंटर होता है तो 25-30 सालों तक पेशेंट को टीबी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ बनी पड़ी हैं टीबी की। अगर फिर भी कोई टीबी एंटर होता है तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, टीबी के एंटीजन से लड़ाई करेंगी और उनको किल कर देंगी। तो ये काम होता है वैक्सीन का। तो अब हम पढ़ेंगे बीसीजी वैक्सीन के बारे में कि ये कैसे बनती है। बीसीजी वैक्सीन है, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया हमें लेना पड़ेगा जो बैसिलस फॉर्म के अंदर है। ये हमें बैक्टीरिया लेना पड़ेगा, टीबी का लाइव बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, इतना ग्रो करेंगे कि ये जब तक 1 mg तक नहीं मिल जाता हमें, मतलब हम पेशेंट से टीबी का लेंगे कंटेंट, लाइव टीबी हम कलेक्ट करेंगे ब्लड में से पेशेंट के जिसको टीबी है ऑलरेडी। कंटेंट लेने के बाद हम उसको 1 mg तक ग्रो कराएंगे एक सूटेबल कल्चर मीडिया के अंदर। कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करवाने के बाद हम इसको वैक्सीन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कल्चर मीडिया के अंदर हम बैक्टीरिया को डाल के रखेंगे, और डालेंगे तो ये हम इसको 7 to 8 डेज़ तक इंक्यूबेशन में रखेंगे। इंक्यूबेशन के दौरान क्या होगा, 1 mg तक बैक्टीरिया ग्रो करेगा। बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद हम इस 1 mg को सेपरेट कर लेंगे कल्चर मीडिया से फ़िल्टर करके। फिर हम इस 1 mg वाले बैक्टीरिया को वैक्सीन बनाएंगे। अब हम वैक्सीन का प्रोसेस देखते हैं, वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये 1 mg जो बैक्टीरिया हमने लिया है बीसीजी का, इसको हम सेपरेट करेंगे फ़िल्टर करके। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कल्चर मीडिया बनाएंगे। कल्चर मीडिया बनाएंगे एक पैट्री डिश के अंदर। ये हमने पैट्री डिश ली, इसमें हमने कल्चर मीडिया बनाया। इसमें हमने कल्चर मीडिया बनाने के बाद हमने क्या करी, इसकी कॉलोनीज़ निकाली। कॉलोनीज़ निकालते हैं हम, इसमें ऐसे होल करते हैं। जैसे मान लो हमने अगार अगार का क्या किया, हमने अगार अगार का मतलब कल्चर मीडिया लिया, और उस अगार अगार को हमने पेट्री डिश पे क्या कर दिया, जेली फॉर्म में जमा दिया। जमाने के बाद हम इसमें कॉलोनीज़ निकालेंगे, मतलब इतनी इतनी जगह से हम वो कल्चर मीडिया को बाहर निकाल लेंगे जमाने के बाद। तो ये हॉल बन गए, हमारे खाली हॉल बन जाएंगे, इसको हम बोलते हैं कॉलोनीज़। इन कॉलोनीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, इस 1 mg वाले बैक्टीरिया को 1 mg बैक्टीरिया लेंगे, और इन कॉलोनीज़ के अंदर हम इन्हें बैक्टीरिया को डाल देंगे। इस बैक्टीरिया को हम इसमें कॉलोनीज़ में डाल देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको 7 to 8 डेज़ तक इंक्यूबेशन में रखेंगे पेट्री डिश को। इंक्यूबेशन में रखने के बाद हम 7 to 8 डेज़ तक इसका ग्रोथ चेक करेंगे। इसमें ग्रोथ आती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, मतलब सारा बैक्टीरिया हो जाएगा पूरी कल्चर डिश के अंदर, पूरी की पूरी बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ग्रोथ को लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको सूटेबल लिक्विड मीडियम के अंदर मिक्स कर देंगे। लिक्विड मीडियम में मिक्स करने के बाद हम इसको सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सस्पेंशन बनाएंगे इसका सूटेबल लिक्विड लेकर। सस्पेंशन बनाने के बाद हम इसको फ्रीज़ ड्राई करेंगे। आपको मैंने ड्राइंग चैप्टर में पढ़ाया था फ्रीज़ ड्राइड कैसे करते हैं, मतलब हमने कोई कंटेंट फ्रोज़न कर लेंगे, और फ्रोज़न करने के बाद हम उसे फ्रीज़ ड्रायर मशीन के अंदर रखेंगे, तो वो फ्रोज़न से सीधा किसमें, सॉलिड पार्टिकल्स में पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा सस्पेंशन। तो हम सस्पेंशन को लेंगे और फ्रीज़ ड्रायर में रख देंगे। उसमें सबसे पहले तो फ्रीज़ होगा, फ्रोज़न बन जाएगा सारा कंटेंट सस्पेंशन का। उसके बाद जो फ्रोज़न है वो डायरेक्टली किससे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सस्पेंशन। तो इसको हम बाद में सील कर देंगे और इसको पैक कर देंगे सेल करने के लिए। और जब इसको यूज़ करना होगा इस पाउडर को, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर फॉर इंजेक्शन मिक्स करेंगे, इसको शेक करेंगे और फिर सिरिंज डाल के इसको IM या फिर सबक्यूटेनियस रूट से इसको पेशेंट को डिलीवर करेंगे।
तो ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये हमेशा इंजेक्शन फॉर्म में आती है, इसको सबक्यूटेनियस रूट से ही दिया जाता है मैक्सिमम। बट ये वाली जो वैक्सीन है ये इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे वैक्सीन बनाई जाती है। सबसे पहले तो हम बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे सूटेबल कल्चर मीडिया में, फिर हम 1 mg बैक्टीरिया को सेपरेट कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। उसके बाद हम कल्चर मीडिया बनाएंगे। कल्चर मीडिया के अंदर हम कॉलोनीज़ निकालेंगे। कॉलोनीज़ निकालने के बाद हम उस कॉलोनीज़ के अंदर बैक्टीरिया को ऐड करेंगे। बैक्टीरिया को ऐड करने के बाद हम उसको 7 to 8 डेज़ तक इंक्यूबेशन में रखेंगे। इंक्यूबेशन में रखने के बाद हम उसकी ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ होने के बाद उसको लिक्विड मीडियम में मिक्स करेंगे, सस्पेंशन बनाएंगे, फ्रीज ड्राई करेंगे और उसको सील करेंगे। ऐसे वैक्सीन बनाई जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है BCG वैक्सीन का। अब हम बात करेंगे BCG वैक्सीन की स्टोरेज, लेबलिंग और इसके यूज़। तो स्टोरेज जो होती है इसकी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जाता है हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर में। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर होना चाहिए। इसके अलावा कलर्ड कंटेनर होना चाहिए जो प्रोटेक्ट करे लाइट से। मतलब हम कलर्ड कंटेनर के अंदर वैक्सीन को डालेंगे, सील करके रखेंगे और हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर में पैक करेंगे और इसका जो टेम्परेचर रखेंगे वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। तो जो भी वैक्सीन है वो सारी की सारी वैक्सीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर रखी जाती है फ्रीज़र के अंदर। अगर फ्रीज़र से बाहर हम निकाल के थोड़ी देर के लिए भी रखते हैं तो वो ख़राब हो जाएगी। और लेबलिंग इसकी जो करेंगे वो हम पूरा मतलब कि लेबल करेंगे कि ये वैक्सीन है और ये कौन से रूट से दी जानी चाहिए, उसका रूट भी हम लिखेंगे लेबलिंग में और उसका कंटेंट भी लिखेंगे लेबलिंग में कि ये कौन सी वैक्सीन है, उसका कितना कंटेंट है और कितना लगाना है। और यूज़ की बात करें तो इसको 0.1 ml देंगे डोज़, 2 डोज़ देंगे इसकी इंटरवल में। फर्स्ट डोज़ देंगे और उसके 2 to 3 वीक्स के बाद इसकी फाइनल डोज़ देंगे। सेकंड डोज़ देंगे जो कि फाइनल डोज़ होगी। तो 0.1 ml की डोज़ लगेगी, फर्स्ट डोज़ भी 0.1 ml की और 3 वीक्स के गैप के बाद सेकंड डोज़ भी 0.1 ml की डोज़ लगेगी। तो ये और जो डोज़ लगेगी वो लगेगी इंट्राडर्मल रूट से। इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगेगा। ये पूरा कंप्लीट होता है आपका वैक्सीन टॉपिक। अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? तो टॉक्सॉइड्स आपके वो वाले सब्सटेंस होता है जो कि हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के टाइम मिलता है। मतलब कि हमने बैक्टीरिया ग्रो करवाया, जैसे कि अभी हमने BCG वैक्सीन के लिए ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया ग्रो करवाया कल्चर मीडिया के अंदर। तो ये जो कल्चर मीडिया हमने लिया, इसके लिक्विड मीडिया है ये, इसके अंदर हमने क्या करा, बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई। इस ग्रोथ के टाइम में क्या होगा कि कल्चर मीडिया के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते टाइम टॉक्सिन्स बनाता है। तो ये जो टॉक्सिन्स होंगे ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं। इन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं, टॉक्सिसिटी कर देंगे। तो इनको जो है हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं। बट इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम टॉक्सिक नेचर कम करके यूज़ कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए। इन्हें हम इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स की तरह इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम वैक्सीन यूज़ करते हैं वैसे हम टॉक्सिन्स को भी यूज़ कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए बॉडी की, बट इसका टॉक्सिक नेचर कम करके। तो जब ये टॉक्सिक है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर अल्कोहल ऐड करके, ये 2 सब्सटेंस हम इसमें ऐड करके क्या कर सकते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो टॉक्सिन्स हैं ये टॉक्सॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। टॉक्सॉइड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इनके अंदर पावर होती है इम्यूनाइजेशन की। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। बट ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते, इनकी हमने टॉक्सिसिटी ख़त्म कर दी है फॉर्मेल्डिहाइड और अल्कोहल यूज़ करके। तो टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जब हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं कल्चर मीडियम में, तो वो कल्चर मीडियम के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते टाइम टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। तो हम टॉक्सिन्स को लेने के लिए इसको फ़िल्टर कर लेंगे। जब बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा तब हम इनको फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर के बाद हमारे पास क्या बचेगा, टॉक्सिन्स बचेंगे और लिक्विड के अंदर हमारे
टॉक्सिन्स बचेंगे और जो हमने फ़िल्टर करा है ऊपर वो बैक्टीरिया रह जाएगा। हमारा बैक्टीरिया काम का नहीं है, हमारा कल्चर मीडिया काम का नहीं है, बट कल्चर मीडिया के अंदर जो फ़िल्टर होने के बाद टॉक्सिन्स बचे हैं वो हमारे काम के हैं। तो जो टॉक्सिन्स हैं ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं, बट ये इम्यूनाइजेशन करने के लिए भी काम में ले सकते हैं हम। तो हम इनकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए इनमें फॉर्मेल्डिहाइड और अल्कोहल जैसे सब्सटेंस ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। टॉक्सिसिटी ख़त्म होने के बाद हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो इसका हमने नया नाम रखा है टॉक्सॉइड्स। अब सबको समझ आ गया होगा टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं। तो टॉक्सॉइड्स भी हम इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे टॉक्सॉइड्स बनते कैसे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे डिप्थीरिया टॉक्सॉइड का। डिप्थीरिया जो डिजीज़ है इसको हम बचाने के लिए डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स देते हैं। टॉक्सॉइड जो हैं ये प्रोफाइलैक्सिस लगेंगे, डिजीज़ होने से पहले लगेंगे। ये क्या है, ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि वो डिज़ीज़ ना हो। पर्टिकुलर हम एक डिज़ीज़ के लिए देंगे, जैसे हम डिप्थीरिया के लिए टॉक्सॉइड बना रहे हैं तो ये डिप्थीरिया डिज़ीज़ को नहीं होने देगा। तो टॉक्सॉइड बनते कैसे हैं, सबसे पहले तो हमने क्या करा, हमने बैक्टीरिया को 1 mg बैक्टीरिया को हमने ग्रो करवाया। हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई। ग्रोथ के दौरान क्या हुआ, हमें टॉक्सिन्स मिले। उन टॉक्सिन्स को हमने क्या करा, इन टॉक्सिन्स को हमने फॉर्मेल्डिहाइड डाला या फिर अल्कोहल डाला, इन दोनों में से कोई एक चीज़ डालेंगे। ये डाला और फिर हमने इन टॉक्सिन्स को टॉक्सॉइड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो सिंपल प्रोसेस है टॉक्सॉइड्स बनाने का। अब हम बात करेंगे डिप्थीरिया के टॉक्सॉइड्स कैसे बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड बनाने के लिए कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये क्या है, ये स्ट्रेन है, बैक्टीरिया है डिप्थीरिया का। ये हम स्ट्रेन लेंगे इसका और इसको ग्रो करवाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 7 to 10 डेज़ तक इसको ग्रो करवाएंगे और इसको इंक्यूबेशन में रखेंगे ग्रोथ के लिए। तो जब हम इनको इंक्यूबेशन के लिए रखेंगे तो इंक्यूबेशन इसका कैसे करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर रखेंगे डिप्थीरिया का, बैक्टीरिया का, और 7 to 10 डेज़ तक इसको इंक्यूबेशन में रखेंगे। और सूटेबल हम क्या लेंगे, कल्चर मीडियम लेंगे। कल्चर मीडियम के अंदर लिक्विड कल्चर मीडियम लेंगे, क्योंकि लिए हमें इसको फ़िल्टर करना है। तो फ़िल्टर हम सॉलिड का नहीं कर पाएंगे, तो हम लिक्विड कल्चर मीडिया बनाएंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। उस लिक्विड के अंदर हम इसे इंक्यूबेशन पे रखेंगे इसकी ग्रोथ कराने के लिए। ग्रोथ होने के बाद हम क्या करेंगे, हमें सूटेबल जो मतलब कि टॉक्सिन्स रिक्वायर्ड चाहिए वो मिल जाएंगे 10 डेज़ बाद। तो जो हमें टॉक्सिन्स कैसे मिलेंगे, फ़िल्टर करने के बाद। हम फ़िल्टर करेंगे किससे, फ़िल्टर प्रूफ पेपर से या फ़िल्टर प्रूफ और भी बहुत टाइप के फ़िल्टर आते हैं, फ़िल्टर प्रेस आता है और भी। तो जो भी हम फ़िल्टर का मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो कोई सा भी हो सकता है। फ़िल्टर करने के बाद हम टॉक्सिन्स को सेपरेट करेंगे। तो ये जो हमें टॉक्सिन्स मिले हैं ये क्या है, हाईली टॉक्सिक है नेचर में, हाईली टॉक्सिक होंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन हाईली टॉक्सिक जो हमें मिला है टॉक्सिन्स, इनके अंदर हम अल्कोहल ऐड करेंगे। अल्कोहल ऐड करने के बाद हम इन्हें थोड़े टाइम के लिए रखेंगे, जितनी देर में इसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम इन्हें यूज़ करेंगे एज अ डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स। और इन डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स को हम क्या करेंगे, फ्रीज़ ड्राई करेंगे। इन डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स को हम फ्रीज़ ड्राई करेंगे, फ्रीज़ ड्राई करके इनको सील करेंगे, पैक करेंगे और डिस्पेंस करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स का, जिसमें हम डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स में क्या बैक्टीरिया ले रहे हैं, कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये स्ट्रेन है डिप्थीरिया का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉज करता है। तो इस बैक्टीरिया को हम लिक्विड कल्चर मीडिया में ग्रो करवाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 7 to 10 डेज़ तक इंक्यूबेशन पे रखेंगे। उसके बाद हमें 10 डेज़ बाद टॉक्सिन्स मिल जाएंगे जो कि हम फ़िल्टर करेंगे और सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद क्या है, जो हमें टॉक्सिन मिले हैं वो हाईली टॉक्सिक है नेचर में, तो इनकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए हम इसमें अल्कोहल ऐड करेंगे। अल्कोहल ऐड करने के बाद ही हमारे डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स बन जाएंगे और इन डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स को हम फ्रीज ड्राई करेंगे और सील करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है डिप्थीरिया की मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटी सीरा या एंटी सीरम। इसको हम एंटी सीरा भी बोलते हैं, एंटी सीरम भी बोलते हैं, इसके 3 नाम हैं, और इसको एंटी टॉक्सिन्स भी बोलते हैं। इसकी 3 नेम है इसके,
एंटीसीरा, एंटीसीरम और एंटीटॉक्सिन, ये तीनों में से किसी भी नाम से आ सकता है क्वेश्चन, और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। और इसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हम एंटीसीरम किस एनिमल के ब्लड से लेकर एंटीसीरम बनाते हैं। तो इसके अंदर जो एनिमल है वो हमारा फिक्स है कि एंटीसीरम जो बनाया जाता है वो हॉर्स के ब्लड से बनाया जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जिसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि जो एंटीसीरम है वो हम किस एनिमल को यूज़ करके बनाते हैं। तो इसमें एनिमल बहुत सारे आ सकते हैं, गिनिया पिग आ सकता है और माउस आ सकता है, और इसके अलावा रैट आ सकता है कि आप रैट यूज़ करके बनाते हो, माउस बनाते हो, या गिनिया पिग को यूज़ करके बनाते हो। तो हॉर्स आ सकता है, तो इसका राइट आंसर है हॉर्स। तो हम हॉर्स का ब्लड यूज़ करके एंटीसीरा बनाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे एंटीसीरा होता क्या है। एंटीसीरा कि हमने क्या करा, हमने एंटीबॉडीज़ दे दी, हमारी बॉडी भी डिफेंस कर रही है, एंटीबॉडीज़ हमने मतलब कि बनाने के लिए वैक्सीन्स भी दे दी, टॉक्सॉइड्स भी दे दिए, बट फिर भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रही, या फिर बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है लड़ने के लिए, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है एंटीबॉडीज़ बनवाने का। एंटीबॉडी बनने में 24 आवर्स लगते हैं, तो बट हमारे पास इतना कम समय है कि वो डिजीज़ अटैक कर चुकी है, और डिजीज़ अटैक करते ही कुछ ही देर में वो पूरे की पूरी बॉडी इन्फेक्ट कर देगी। तो हमें उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीसीरम देना पड़ता है, जिसमें हम क्या करें, डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं पेशेंट को, जिसमें हमारे पास टाइम नहीं है वैक्सीन लगाने का और एंटीबॉडीज़ के बनने के इंतज़ार करने का। तो अगर हमारे पास टाइम कम है तो इस केस के अंदर हम आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ देते हैं। तो एंटीसीरा को हो या एंटीसीरम को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़। ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ हम कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ ही हम बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ बनाई किस में जाती हैं, हॉर्स के अंदर बनाई जाती है। इसका पूरा प्रोसेस है कि हम जो भी हमें एंटीबॉडी बनानी है, एग्जाम्पल हमें कोई भी बैक्टीरिया की बनानी, तो हम उस बैक्टीरिया को हॉर्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे, उसकी जो हॉर्स का ब्लड है उसके अंदर इम्यूनाइजेशन होगा, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, फिर हम हॉर्स का ब्लड कलेक्ट करेंगे, उसमें से हम एंटीबॉडीज़ को सेपरेट करेंगे, उन एंटीबॉडीज़ को हम आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ को सस्पेंशन बनाएंगे और इंजेक्ट करेंगे पेशेंट के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है एंटीसीरा का। तो एंटीसीरा क्या है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हॉर्स के अंदर बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर जो भी हमें बैक्टीरिया की एंटीबॉडी बनानी है, बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेंगे हॉर्स में एंटीबॉडीज़ बनेंगी। एंटीबॉडीज़ बनने के बाद हम इसका ब्लड कलेक्ट करेंगे, ब्लड कलेक्ट करने के बाद हम इसका सीरम सेपरेट करेंगे, सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी, और इस सीरम को हम सस्पेंशन फॉर्म में पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे। ये पूरा इसका प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं एंटीसीरा या एंटीसीरम या फिर एंटीटॉक्सिन्स। मेनली इसको एंटीसीरम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भी हम सीरम ले रहे हैं हॉर्स का, जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ है पहले से बनी हुई, और डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एंटीसीरम। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है एंटीसीरम का। अब हम डिटेल में देखेंगे एंटीसीरम कैसे बनाया जाता है। तो अब हम देखेंगे डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स कैसे बनते हैं, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स कैसे बनाई जाती हैं। तो एंटीटॉक्सिन बनाने के लिए हम जो बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेंगे हॉर्स के अंदर, तो वो हम टॉक्सॉइड की फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस आएगा सिलेक्शन ऑफ हॉर्स, ये स्टेप्स के अंदर होगा प्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम सिलेक्शन ऑफ हॉर्स करेंगे, हॉर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो हॉर्स को हम सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिए हॉर्स का ब्लड जो होता है वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाता है, जल्दी से सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा ब्लड। तो जब जो ब्लड नीचे जल्दी से बैठ जाएगा तो उसको हम सेपरेट करना इजी रहता है। और दूसरा कि हम हॉर्स के अंदर से ज़्यादा सारा ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है। बाकी एनिमल्स में थोड़ा सा ब्लड होगा, हम कलेक्ट करेंगे तो वो एनिमल ही मर जाएगा। तो इसीलिए हॉर्स जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह बहुत पावरफुल होता है और बड़ा होता है, तो इसमें से हम ज़्यादा ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा कि हम जो इसकी आरबीसीज होती हैं या जो इसका ब्लड होता है वो हम टाइटली पैक कर सकते हैं। इसका ब्लड मतलब कि सेटल डाउन हो जाएगा तो हम इसे टाइटली पैक कर पाएंगे। बाकी एनिमल्स का ब्लड ज़्यादा लेंगे तो वो हमें ज़्यादा ही पैक करना पड़ेगा, तो उसके लिए कंटेनर भी बड़ा चाहिए। तो ये एडवांटेजेस को देखते हुए हमने हॉर्स को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम हॉर्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं कि हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी हॉर्स होना चाहिए। सेकंड, फ्री फ्रॉम डिजीज़,
फ्री फ्रॉम डिजीज़, कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए हॉर्स को। उसको हम 10 डेज़ तक अपनी मतलब कि निगरानी में रखेंगे, उसको हेल्दी डाइट देंगे। 10 डेज़ तक हम उसको वॉच करते रहेंगे कि वो कैसे रह रहा है, कैसे सो रहा है, कैसे खा रहा है, कितना खाना खाता है और वीक तो नहीं है, उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है। हम 10 डेज़ तक उसको अपने इंक्यूबेशन में मॉनिटरिंग में रखेंगे। हम इसको 10 डेज़ तक मॉनिटरिंग में रखेंगे। मॉनिटरिंग में रखते टाइम हम उसको हेल्दी डाइट देंगे और उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग करेंगे कि उसको कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, अच्छे से खा रहा है, अच्छे से सो रहा है और अच्छे से उसके अंदर मतलब कि पावर है। तो हम उसको 10 डेज़ तक अपनी मॉनिटरिंग के अंदर रखेंगे। और हमने हॉर्स का ब्लड सेलेक्ट क्यों करा? क्योंकि जो इसका ब्लड है वो ब्लड इसका फास्टली सेटल हो जाता है। दूसरा, ईजिली पैक हो जाता है। तीसरा क्या है कि ये पावरफुल होता है, इसके अंदर से ब्लड निकाल लो तो भी ये क्या है, वीक नहीं होता, पावरफुल होता है हॉर्स, वीक नहीं होता, वीकनेस नहीं आती इसमें। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने हॉर्स को सिलेक्ट करा। और इसके बाद हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, इम्यूनाइजेशन पे। इम्यूनाइजेशन हम कैसे करेंगे हॉर्स की? इम्यूनाइजेशन हम क्या करेंगे, टॉक्सॉइड्स देंगे। तो टॉक्सॉइड्स देने के लिए हमें टॉक्सॉइड्स बनाने पड़ेंगे। इस स्टेप के अंदर आप टॉक्सॉइड बनाने का जो इंट्रोडक्शन है वो आप लिखेंगे ज़रूर कि टॉक्सॉइड कैसे बनते हैं। मैंने आपको अभी इससे पहले वाले टॉपिक में बता चुकी हूँ टॉक्सॉइड कैसे बनते हैं, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही। बट आपको इस टॉपिक के अंदर लिखना है कि टॉक्सॉइड कैसे बनते हैं। डिटेल में लिखोगे आप कि हमने क्या करा, बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, टॉक्सिन्स बने, टॉक्सिन्स को हमने टॉक्सिसिटी कम करने के लिए अल्कोहल दिया, टॉक्सिन्स की टॉक्सिसिटी कम करके हमने उसको टॉक्सॉइड्स में कन्वर्ट करा। तो ये जो टॉक्सॉइड्स हमें मिले हैं, इन टॉक्सॉइड्स को हम क्या करेंगे, हॉर्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अब जो इंजेक्ट करेंगे हम, उसकी भी बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि हम कितना उसको दे रहे हैं। हम जो हॉर्स की जगलर वेन होती है, जगलर वेन के अंदर हम इंजेक्शन देंगे हॉर्स को। और इंजेक्शन कैसे देंगे, टॉक्सॉइड्स को कैसे मतलब इंजेक्ट करा जाएगा? तो जो फर्स्ट डोज हम इसकी देंगे वो देंगे 5 ml। सेकेंड डोज हम इसकी इंटरवल में देंगे, एक दिन के इंटरवल में देंगे डबल डोज 10 ml। फिर हम इसकी 2 दिन के इंटरवल में थर्ड डोज देंगे, वो हम देंगे 20 ml। तो हम डोज डबल करते जाएंगे जब तक 600 ml डोज नहीं हो जाती। हम ये डोज तब तक डबल करेंगे, तब तक देंगे उसको इंटरवल तक, जब तक वो डोज 600 ml नहीं हो जाती। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जितनी हमें एंटीबॉडीज़ चाहिए वो हमें तभी मिलेंगी जब हमें 600 ml उसके अंदर टॉक्सॉइड्स इंजेक्ट कर देंगे, तभी मिलेगी। तो ये इसका रूल रहता है कि हमें ऐसे ही इम्यूनाइजेशन करना है हॉर्स का। इसके बाद क्या होगा, जब हमने लास्ट डोज दी उसके हम 10 डेज़ के गैप के बाद ही हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। आफ्टर 10 डेज़ ब्लड कलेक्शन, हम हॉर्स को 10 डेज़ तक रेस्ट देंगे जिसमें कि उसके अंदर इम्यूनाइजेशन हो जाए अच्छे से, 10 दिन के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएं। 10 दिन के रेस्ट के बाद हम थर्ड प्रोसेस पे चलेंगे, कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो हम ब्लड कलेक्ट कैसे कर रहे हैं? तो कलेक्शन ऑफ ब्लड हम कैसे करेंगे, हम 8 लीटर्स ब्लड कलेक्ट करेंगे। 8 लीटर्स ब्लड कलेक्ट करेंगे। कितने बार? 3 बार कलेक्शन करेंगे, सिर्फ 3 टाइम्स कलेक्ट करेंगे। और कितने दिन में कलेक्ट करेंगे? 8 डेज़ में। चाहे हम वो 2.5 लीटर कलेक्ट करें एक बार में, 2.5 हम 2 बार करेंगे तो 5 लीटर हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड टाइम जो कलेक्ट करेंगे हम 3 लीटर्स इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम 3 बार कलेक्शन करेंगे 8 दिन के गैप में, मतलब कि 8 डेज़ के अंदर हमें कलेक्ट करना है 8 लीटर। वो हम अपने अकॉर्डिंग गैप ले लेंगे, 2 दिन के गैप में कर लेंगे। जैसे फर्स्ट हमने ब्लड कलेक्शन किया 2.5 लीटर, तो ये हमने फर्स्ट दिन किया, फर्स्ट डे। उसके बाद हमने क्या करा, 4th डे कलेक्ट करा 2.5 लीटर। उसके बाद हमने 6th डे कलेक्ट करा 3 लीटर्स। तो ये हो गया पूरा 8 लीटर 3 टाइम्स इन 8 डेज़। मतलब हमें 8 दिन के अंदर 8 लीटर ब्लड लेना है, 3 टाइम निकालना है सिर्फ। तो ये रहेगा कलेक्शन का
प्रोसेस। अब हम जो कलेक्शन कर रहे हैं वो जो बॉटल होगी कलेक्शन की, उस बॉटल के अंदर हमें पहले से एंटीकोगुलेंट ऐड करके रखना है ताकि ब्लड को कलेक्ट करने के बाद कोगुलेशन ना हो जाए। तो कोगुलेशन से बचाने के लिए, ब्लड को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें बॉटल में पहले से ही एंटीकोगुलेंट डाल के रखना है और बॉटल में ब्लड कलेक्ट करते ही बॉटल को सील पैक कर देना है ताकि इन्वायरमेंट से ब्लड ख़राब ना हो। तो ये प्रोसेस रहेगा कलेक्शन ऑफ ब्लड का। इसके बाद हम जो हमारा स्टेप रहेगा फोर्थ, वो फिर से सेम प्रोसेस रहेगा 10 डेज़ के रेस्ट के बाद इम्यूनाइजेशन का। दोबारा से अब इम्यूनाइजेशन करेंगे, दोबारा से उसके अंदर इंजेक्शन लगाएंगे, एंटीबॉडीज़ बनवाएंगे 10 डेज़ के रेस्ट के बाद। फिफ्थ पॉइंट हमारा रिपीट सेम रहेगा कलेक्शन ऑफ ब्लड का। फिर हम दोबारा से ब्लड को कलेक्ट करेंगे और ब्लड हमारा वही 8 लीटर कलेक्ट होगा। तो जो हमारा 8 लीटर पहले कलेक्ट हुआ था और अब कलेक्ट हुआ है, इनको हम इकट्ठा करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे तब तक जब तक हमें इसकी एंटीबॉडीज़ निकालनी नहीं, सेपरेट नहीं करना सीरम। तो हम इन्हें रेफ्रिजरेटर में पैक करके रखेंगे। और फिर अब लास्ट जो है हमारा टॉपिक आता है कि हम सीरम में कैसे एंटीबॉडीज़ को या सीरम को सेपरेट करेंगे होल ब्लड में से। अब हमारे पास जो प्रिपरेशन ऑफ एंटी सीरम, अब हम सीरम कैसे बनाएंगे ब्लड में से हॉर्स के। तो अब हमने क्या किया, ब्लड ले लिया, ब्लड को हम क्या करेंगे, सीरम को सेपरेट करवाएंगे ब्लड में से। ये प्रोसेस कैसे होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से। कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा, जो सीरम है वो सेपरेट हो जाएगा, सीरम सेटल डाउन हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करेंगे, ब्लड के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करेंगे और ब्लड को हम जो कॉनिकल टेस्ट ट्यूब्स आती हैं उनमें ऐड करेंगे और इनका सेंट्रीफ्यूगेशन, कॉनिकल टेस्ट ट्यूब होती है ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है, नीचे से नैरो टेस्ट ट्यूब होती है, इनको हम ब्लड से फिल करके पूरा और इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख देंगे जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, मशीन घूमेगी, टेस्ट ट्यूब भी गोल गोल घूमेंगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और उसके बाद क्या होगा, जो सीरम होगा वो नीचे बैठ जाएगा, सीरम नीचे बैठ जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा, केक बना लेगा। ये सीरम इकट्ठा हो गया, बाकी जो कंटेंट है वो ऊपर रह गया, ऊपर वाला कंटेंट हमारे लिए वेस्ट है, हम इसको फेंक देंगे और लास्ट हमारे पास जो सीरम बचेगा इसको हम सेपरेट करके अलग रखेंगे और इस सीरम को हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। अब इस सीरम, जो हमें सीरम मिला है, इस सीरम के अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, जैसे कि एल्ब्यूमिन होता है सीरम में, एल्ब्यूमिन के अलावा गामा और बीटा ग्लोबुलिन होती हैं। तो इनको हम प्यूरिफाई करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए हम सीरम के अंदर क्या डालेंगे, पैप्सिन डालेंगे, जिससे क्या होगा, ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ख़त्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी और हमारा सीरम जो है प्योर हो जाएगा। ये प्यूरिफाई करने का प्रोसेस है। प्यूरिफाई करने के बाद हम सीरम को क्या करेंगे, पैक कर देंगे और इनको फ्रीज़ ड्राई कर देंगे और ये क्या बन जाएंगी, फ्रीज़ ड्राइड एंटी सीरम बन जाएंगी और फिर इनको सील कर देंगे और सेल करने के लिए पैक कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है एंटी सीरम का, एंटी सीरम कैसे बनती है। अब हमारा लास्ट प्रोसेस है कि इनको स्टोर कैसे करते हैं और इसकी डोज कैसे देते हैं। तो इसको स्टोर किया जाता है वही सेम हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर में और इनको रखा जाता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, ये इसका टेम्परेचर रहेगा। और इसके जो यूजेस हैं वो कैसे यूज़ करेंगे, डिफ्थीरिया डिसीज़ से प्रोफाइलैक्टिक्स यूज़ करेंगे इसको, प्रोफाइलैक्टिक मीन्स डिजीज़ होने से पहले यूज़ करेंगे ताकि डिजीज़ ना हो। डिजीज़ का जब पता लग जाए कि एंटीजन एंटर किया है, डिजीज़ हो सकती है, तो इसको प्रोफाइलैक्टिक यूज़ करेंगे डिजीज़ होने से पहले। तो डिजीज़ होने से पहले इसकी जो डोज दी जाएगी वो दी जाएगी 0.5 ml डोज दी जाएगी सबक्यूटेनियस या फिर IM रूट से, मतलब सबक्यूटेनियस रूट या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से इसकी डोज दी जाएगी 0.5 ml। तो ये पूरा प्रोसेस है एंटी सीरम का। इसके साथ आपका जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।